किसको दे दो बेटे? सर प्रथमेश। अरे इसमें वो ऑप्शन को नहीं आ रहा है। ठीक है बेटे। हाँ भाई, वो जो डाउट्स की बात हो रही थी, किसी को डाउट्स हैं तो वो पूछ लीजिए। आज डिस्कस करना है या आगे पढ़ लें सीधा ही? सर आगे पढ़ ले। ठीक है। देखो लास्ट क्लास में अपन ने रोटेटिंग रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी बात करी थी। हाँ, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग रॉड। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी सेल्फ इंडक्शन या व्हाट इज एन इंडक्टर, व्हाट इज इंडक्टेंस, ये इस तरह की बातें अपन करेंगे। देखो बेटे क्या है, अगर किसी लूप में से कोई करंट फ्लो करवाए तो ये लूप क्या होगा, ये खुद एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। दिस लूप विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। और वो कैसा होगा, अगर उसकी डायरेक्शन देखें इस लूप के अंदर क्या होगी तो वो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन होगी, और बाहर क्या होगी, दैट विल बी गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द क्लोज फील्ड लाइंस होती हैं। क्या होगा, ऐसे लूप के अंदर से बाहर निकलती हुई अंदर जा रही होंगी और पूरा क्लोज लूप बना रहे हैं। अब अगर मैं इस लूप द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड का इसी लूप के द्वारा एनक्लोज्ड एरिया से फ्लक्स निकालूं तो उस फ्लक्स को क्या कहते हैं, सेल्फ फ्लक्स। सेल्फ फ्लक्स इज flux of magnetic field generated by a current carrying loop through the area enclosed by the same. Flux of magnetic field
generated by a current carrying loop through the area enclosed by the same loop. इसको क्या कहेंगे? सेल्फ फ्लक्स। अब देखो ये जब फ्लक्स आप कैलकुलेट करोगे सेल्फ फ्लक्स, तो क्या होगा बच्चों? इसको अपन मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया टाइप से लिखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे और उसका इंटीग्रल करोगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल होगा और एरिया जो होगा वो ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अपार्ट फ्रॉम अदर पैरामीटर्स जो सेल्फ फ्लक्स होगा वो करंट इन द लूप के ही प्रोपोर्शनल होगा, और जो बाकी जो पैरामीटर्स आएंगे वो कांस्टेंट होंगे, जो कि मीडियम, यहाँ पर मीडियम कौन सा है उस पर डिपेंड कर रहा होगा, इस लूप का शेप क्या है उस पर डिपेंड कर रहा होगा, इसकी साइज क्या है उस पर डिपेंड कर रहा होगा, है ना? तो हम लिख सकते हैं सेल्फ फ्लक्स, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं अपन, एल एस इसका सिंबल है, आई, वेयर व्हाट इज एल एस? एल एस is called as self inductance of the LS is called as self inductance of the loop. और इसकी जो SI यूनिट होती है इंडक्टेंस इज हेनरी। और इसका अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो बेसिकली वो कितना लिखा हुआ है बेटे? फ्लक्स अपॉन करंट। तो फ्लक्स क्या होता है? वेबर पर एम्पियर, है ना? अब ये वेबर पर एम्पियर को कैसे लिखें? देखो it is magnetic field into meter square divided by ampere। और B को कैसे लिख सकते हो तुम? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ऐसा B का यूनिट लिख सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। तो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, है ना? या हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में अगर हम इसको लिख लें तो ये हो जाएगा, न्यूटन को लिखते हैं MLT-2, तो हो जाएगा ML स्क्वायर T-2 A माइनस। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं
जूल पर एम्पियर स्क्वायर. Unit of self-inductance can also be written as joule per ampere square. Newton meter is joule और करंट का स्क्वायर is एम्पियर स्क्वायर. ठीक है बच्चों, ये होता है क्या सेल्फ इंडक्टेंस. ये सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड किस पे करता है? सेल्फ इंडक्टेंस depends on the shape and size of the loop. मतलब एक तरह का ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है. एंड ऑल्सो on the medium inside the loop भी डिपेंड करता है. सर मीडियम पे कैसे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे इस वजह से डिपेंड करेगा कि जब अपन यहाँ पर b का वैल्यू लिखेंगे ना, फ्लक्स कैलकुलेट करते समय जब आप b की वैल्यू लिखोगे तो उसमें म्यू नॉट वाली टर्म्स भी आएंगी ना, और वैक्यूम हुआ तो म्यू नॉट आएगा, और कोई और मीडियम हुआ तो म्यू नॉट इनटू म्यू आर आएगा. हाँ. है ना. अब जब हम बोल रहे हैं कि भाई इस जो भी पूरा एक्सप्रेशन आएगा उसमें से खाली मैंने करंट ही तो अलग किया है, बाकी सबको तो इस इंडक्टेंस में ही डाल दिया ना. नहीं तो वो म्यू नॉट म्यू आर वाली टर्म भी तो इस इंडक्टेंस में ही चली जाएंगी. हाँ सर समझे. तो जैसे मान लो हम बात करें किसकी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड. तो भाई देखो क्या है, स्मॉल n को हम क्या मान रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नाउ कंसिडर अ solenoid like this. ये एक सोलेनॉइड है और इसमें n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. दिस इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं. अब मान लो हम क्या करते हैं, इसकी कोई बीच में l लेंथ कंसिडर करते हैं. एंड लेट्स से के r इज द रेडियस ऑफ दिस सोलेनॉइड. तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मान लेते हैं अंदर वैक्यूम है तो मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट एन आई लिख सकते हैं. और इस म्यू नॉट एन आई को मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि इस एल लेंथ के रीजन में से कितना फ्लक्स पास
कर रहा। तो जो सेल्फ फ्लक्स होगा, मतलब इसी के द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का इसी के एरिया में से फ्लक्स अगर हम निकालें तो वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अब ये तो एक टर्न में से पास होने वाला फ्लक्स है। इस एल लेंथ में कितने टर्न्स हैं, एन मल्टीप्लाइड बाई एल। तो ये क्या आ जाएगा, सेल्फ फ्लक्स थ्रू अ लेंथ एल ऑफ द सॉलिड। Self flux through a length L of the solenoid. So this will come out to be mu naught n square into pi r square L multiplied by I. Mu naught n square pi r square L multiplied by I. ऐसा ये सेल्फ फ्लक्स है। अब ये करंट वाली टर्म को हमने अलग कर लिया, तो उसके अलावा जो भी टर्म बची है ये क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिड, दैट इज mu naught n square pi r square L। ये क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लेंथ L ऑफ द सॉलिड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लेंथ L ऑफ द, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखते हैं जनरली अपन। सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिनॉइड जो है वो कितना, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब अगर सॉलिनॉइड के अंदर कोई और मीडियम इंसर्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा इसका, फिर इसको लिखेंगे म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन स्क्वायर। if uh, if there exists some magnetic medium inside the core of the solenoid,
having relative permeability mu r तो देन सेल्फ इंडक्टेंस फिर अपन क्या लिखेंगे, इट विल बिकम म्यू नॉट म्यू r into n self inductance per unit volume. ये बात समझ में आती थी बच्चों। अब देखो इस इंडक्टेंस का और क्या सिग्निफिकेंस है ना, सेल्फ इंडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो क्या होगा, कोई भी कॉइल है, कंसिडर एनी कंडक्टिंग कॉइल, अब इसमें से फ्लो करने वाले करंट को अगर आप टाइम के साथ चेंज करने की कोशिश करोगे, if current carrying if current is flowing in the coil changes with respect to time, then the self flux will also change with time. And it will lead to generation of EMF in the loop. And the EMF will be such that the EMF will be such that it opposes the change of current in the coil. It opposes the change of current in the coil. मतलब अगर करंट बढ़ने लग जाता है तो वो क्या होगा, उसकी पोलैरिटी ऐसी होगी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा, राइट। अगर ये बढ़ने लग जाता है तो, और अगर कम होने लग जाता है तो सेम डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, साहब ये कोई लूप है और ये कोई एक और, इसमें क्या है, आपने कुछ करंट भेजा, इसमें भी कुछ करंट भेजा, ये वाले करंट को किसी तरह से आप टाइम के साथ बढ़ा रहे हो और इस वाले करंट को किसी तरह से टाइम के साथ कम कर रहे हो, है ना। तो क्या होगा, ये जो लेफ्ट वाला लूप है इसमें कुछ इस तरह की बैटरी, इंड्यूस्ड बैटरी जो है वो ऐसी बना सकते हो आप।
ऐसी, जो कि क्या करेगी, खुद कोशिश करेगी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने की। ये होगा ई इंड्यूस्ड। और इसमें क्योंकि करंट कम हो रहा है तो ये क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश। ये बात समझ में आती है? तो ये अपोजिशन का मतलब क्या हुआ, ये समझ में आया? EMF induced will be such that it opposes the change of current in the coil. ठीक है। Now look at this, that what will be this induced EMF? तो देखो induced EMF तो फैराडेज लॉ से हमें पता ही है कि वो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। मान लो यहाँ पर और कोई करंट का सोर्स आसपास में नहीं है, तो जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ सेल्फ फ्लक्स ही होगा। फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ सेल्फ फ्लक्स ही लिख सकते हैं। और सेल्फ फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट। तो ये हो जाएगा माइनस एल एस इंटू डी आई बाई, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये हमको याद रखना। तो देखो यहां से हमें इंडक्टेंस की एक और नेचर के बारे में पता चलता है। कैसे, मान लो हमने दो लूप्स लिए, कंसिडर टू लूप्स। कैरिंग सेम करंट, that is di by dt is same for them। दोनों के लिए di by dt सेम है। तो क्या होगा, the one having more self inductance, उसमें EMF induced ज्यादा। If L1 is greater than L2, तो induced EMF in 1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, it will be greater than induced EMF in 2 का। Induced EMF in 1 का मैग्नीट्यूड will be greater than induced EMF in 2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है। और ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा अपोज कर रहा है किसको, चेंज ऑफ करंट। वो ज्यादा क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है चेंज ऑफ करंट को। तो सेल्फ इंडक्टेंस को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ लूप ड्यू टू विच इट अपोजेस अ चेंज ऑफ करंट इन इटसेल्फ। self inductance is a property of a loop, a conducting loop, due to which
it opposes a change of current in itself. Due to which it opposes a change of current in itself. ये बात समझ में आती है? देखो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में क्या फर्क है? रेजिस्टेंस तो क्या है? करंट को ही अपोज करता है। करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा रेजिस्टेंस की वजह से, V इक्वल टू आई आर। लेकिन इंडक्टेंस को करंट से दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज द करंट इज कांस्टेंट, वो अपने शांत बैठा रहेगा, अपने उस चरित्र को, अपनी उस प्रॉपर्टी को, अपने उस कैरेक्टरिस्टिक को वो आगे आने ही नहीं देगा, पता ही नहीं देगा तुम्हारे पास इसमें कुछ ऐसा भी कुछ होता है क्या, ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाता है, कांस्टेंट करंट फ्लो कराते रहो। लेकिन जैसे ही तुमने करंट को बदलने की कोशिश करी, बढ़ाने की कोशिश करी या कम करने की कोशिश करी, वैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा और लूप में उस प्रॉपर्टी की वजह से भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसमें से हमको अचानक से फील होगा, अरे यार ये करंट को बढ़ाने में या कम करने में हमें दिक्कत क्यों फील हो रही है। अब देखो मतलब वो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वो करंट को बढ़ने से रोक ही देगा क्या, है ना? ऐसा नहीं है कि करंट को बढ़ने से रोक ही देगा क्या, बस ये है कि अपना विरोध प्रदर्शन जरूर करेगा, उस काम होने में बाधा जरूर डालेगा, है ना? जैसे मान लो क्या है भाई, गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है भारत की तरह से, तो गवर्नमेंट होती है, अपोजिशन होती है, गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहती है, तो क्या है भाई, गवर्नमेंट क्यों बनी है? क्योंकि उसके पास वोट्स की मेजोरिटी है ना, इसीलिए तो गवर्नमेंट बनी है। लेकिन अपोजिशन क्यों बैठता है भाई? अपोजिशन इसलिए बैठता है कि सारे कंट्री का कुछ ना कुछ, जिन्होंने दूसरी सरकार को वोट दिए थे उनका भी तो कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, है ना? तो इन सब के चलते मान लो सरकार कुछ नियम लेके आना चाहती, तो उसके पास मेजोरिटी है, वो मोस्ट प्रोबेबली वो नियम ले ही आएगी। लेकिन अपोजिशन क्या कर सकता है? अपोजिशन अगर उससे बात से सहमत नहीं है तो वो उसका विरोध कर सकता है, उस प्रोसेस को थोड़ा डिले कर सकता है ना? लेकिन अल्टीमेटली सरकार रास्ते तो ढूंढ ही लेगी अगर उसके पास मेजोरिटी है करने के तो। लेकिन तब भी अपोजिशन अपना काम करेगा, वो उस प्रोसेस को डिले तो कर ही देगा। उसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस में भी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप करंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो लूप में करंट बढ़ नहीं पाएगा, बढ़ेगा, है ना? लेकिन यदि सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होता तो जितना जल्दी बढ़ जाता, उसके कंपैरिजन में अब बढ़ने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। सर हाँ बेटे बोलो। सर वो लूप के बाद क्या लिखा हुआ है? लूप के बाद मैंने लिखा कंडक्टिंग। अच्छा, और सर मेरे को पूछना था कि मतलब जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो मतलब आपने बोला कि अपोज करेगा, हाँ लेकिन मतलब जब तक सोर्स है, मतलब जो हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं फ्लक्स करंट का, जब तक वेरिएबल सोर्स रहेगा तब तक इंडक्टेंस रहेगा ना? मतलब वो कम होता जाएगा लेकिन रहेगा ना? नहीं, इंडक्टेंस तो लूप का कांस्टेंट ही है ना?
इंडक्टेंस की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, हाँ वो रहेगा, इंडक्टेंस की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो रहेगा ना, जब वो तक रहेगा, वेरिएबल करंट था। वो रहेगा जब तक करंट वेरिएबल है, तब तक इंडक्ट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रहेगा। ठीक है, जब तक करंट को आप वेरी कराने की कोशिश कर रहे हो तब तक वो रहेगा। जैसे ही करंट जीरो हुआ, है ना, देखो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला अपन ने लिखा ना, क्या है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला अपन ने लिखा, ये क्या आया था, ऐसा है, आया ये डी आई बाई डी टी के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, डी आई बाई डी टी। तो एज लॉन्ग एज करंट इज चेंजिंग, क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस रहेगा। जैसे ही करंट कांस्टेंट हुआ, ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, जीरो। हाँ सर। ठीक है, अब ये जो एनी, इसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉइल को क्या बोलते हैं, एनी कॉइल हैविंग इंडक्टेंस इज कॉल्ड एज एन इंडक्टर। ठीक है, और इस इंडक्टर का सिंबल क्या होता है बेटे, सर्किट सिंबल ऑफ एन इंडक्टर। ये क्या होता है, ये कुछ दिस इज सर्किट सिंबल ऑफ इंडक्टर। मतलब any coil having inductance can be represented by this symbol in a circuit। और इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो मान लो ये एंड ए है, ये बी है, ए एंड से करंट जा रहा है आई, ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी को क्या लिखेंगे अपन, एल डी आई बाई डी टी। और इसमें पोलैरिटी अपने आप अकाउंट में हो जाएगी, प्लस, जहां से करंट एंटर कर रहा है वहां पे प्लस लिख दो, जहां से करंट बाहर निकल रहा है वहां पे माइनस लिख दो, और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते हैं, एल डी आई बाई डी टी, या इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या लिखते हैं, एल डी आई बाई डी टी। तो देखो इसमें अपने आप दोनों केसेस कवर हो जाएंगे। कैसे, इफ डी आई बाई डी टी इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव हुआ तो ए वाकई में वी ए माइनस वी बी विल बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब जो हम यहाँ पर बैटरी बनाने वाले हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली बैटरी, वो कैसी बनेगी, उसकी पोलैरिटी क्या रहेगी बच्चे, उसकी पोलैरिटी कुछ ऐसी रहेगी, मतलब ये किस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने की कुछ, मतलब ओरिजिनल करंट अपना किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ए से बी, और ये बैटरी किधर करंट को फ्लो कराने की कोशिश कर रही है, बी से ए। तो ऐसा नहीं है बी से ए फ्लो करने लग जाएगा, लेकिन ए से बी जो करंट फ्लो कर रहा था, जो टाइम के साथ बढ़ रहा था, उस बढ़ने की रेट को ये कंट्रोल कर लेगा। समझ में आई बात बच्चों। उसी तरह से
अगर डी बाई डी टी नेगेटिव हुआ तो अपने आप क्या हो जाएगा बेटे, वी ए माइनस वी बी विल बिकम लेस देन 0, यानी कि जो इंड्यूस डीएमएफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह की पोलैरिटी वाला बनेगा। तो ये करंट किधर फ्लो कराने की कोशिश करेगा, ये करंट किधर फ्लो कराने की कोशिश करेगा, इस तरह। इंड्यूस डीएमएफ विल हैव अ पोलैरिटी लाइक दिस। ओरिजिनल करंट का को क्या करेगा, ये अपोज ही करेगा ना बेटा, क्योंकि सपोर्ट कर रहा है। अभी ओरिजिनल करंट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, करंट कम हो रहा था। तो इसका इफ करंट डिक्रीजिंग इंप्लाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ सपोर्ट्स करंट, एंड डी बाई डी टी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस करंट। ठीक है। अच्छा, इस केस में देखो क्या होगा, तुम पावर की बात करो, पावर कंज्यूम बाय इंडक्टर क्या होगा। ये पहले वाले केस में करंट तो ऐसे ही फ्लो कर रहा है, बेसिकली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इंडक्टर इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल पावर। और ये क्या करेगा, इट इज इसमें लो से हाई फ्लो कर रहा है, तो इट इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पावर। जब करंट बढ़ रहा होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर रहा है। वो कहाँ जा रही है इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम होकर के, मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रही है। वो कहाँ जा रही है बेटे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर हो रही है। और इस केस में क्या हो रहा है, करंट कम हो रहा है, डी बाई डी टी नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो रहा है, करंट कम हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर हो रही थी उससे वो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रहा है। यहाँ पर सोर्स हो गया और वहां पर ये लोड की तरह से काम करने लगा, यहाँ लोड बन गया है और यहाँ क्या बन गया है, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गया। अगर
power consumed या सप्लाइड बाय इंडक्टर देखनी है अपने। तो इंस्टेंटेनियस पावर का तो क्या फॉर्मूला होता है, V इंटू आई। V को लिखते हैं L डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाय आई। है ना? तो इसका मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड और सप्लाइड कितना हो जाएगा, को पी डी टी को इंटीग्रेट कर दें अपन, तो एल डी आई बाई डी टी इंटू आई इंटू डी टी कर दें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एल इंटू आई डी आई। और आई डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 2, तो हाफ एल आई स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। मान लो अगर करंट बढ़ता तो एनर्जी कंज्यूम करता, है ना? अगर करंट बढ़ता तो एनर्जी कंज्यूम करता। मान लो करंट बढ़ते बढ़ते 0 से आई हो जाएगा। इफ करंट इंक्रीजेस इंडक्टर कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। And stores it in the form of energy of magnetic field। तो एनर्जी electrical energy consumed if current increases from 0 to I is equal to magnetic energy stored is equal to half Li square। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हमको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। Electrical energy consumed if current increases from 0 to I is equal to magnetic energy stored in inductor, उसका क्या फॉर्मूला होगा, हाफ एल आई स्क्वायर। और करंट आई से 0 हो जाएगा इफ करंट decreases, then the inductor supplies electrical energy। And energy is stored in the form of
magnetic field energy stored in the form of magnetic field decreases. So if current decreases from I to 0, this implies energy supplied will be half Li square. एनर्जी सप्लाइड जो होगा वो किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। अगर करंट डिक्रीज हुआ है तो इतनी एनर्जी ये सप्लाई कर देगा। देखो यहीं से हमें पता चलता है कि भैया एनर्जी स्टोर हुई थी कहीं ना कहीं। जब करंट बढ़ा था तो इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी थी हाफ Li स्क्वायर, और जब करंट कम हुआ तो एनर्जी सप्लाई कर दी हाफ Li स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी थी ना, वो कहीं वेस्ट नहीं हो गई थी, वो इसके अंदर ही स्टोर थी, तभी तो ये बाद में वापस सप्लाई कर पाया, वरना वापस से एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या सप्लाई कर पाता। ठीक है, तो इट इज रेजिस्टर की तरह से नहीं है कि क्या है आपने उसको एनर्जी दी और बस वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट करता ही जा रहा है ना। रेजिस्टर नेवर एक्ट्स एज अ सोर्स, इट ऑलवेज एक्ट्स एज अ लोड, but due to the property of inductance, a loop can act as source as well as a load of electrical energy. लोड की तरह से तो कब काम करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लोड की तरह से कब काम करेगा? जब करंट बढ़ रहा हो तब वो लोड की तरह से काम करेगा। और उस केस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उसको वेस्ट नहीं कर देगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जाकर के स्टोर कर लेगा, राइट। और सोर्स की तरह से कब काम करेगा? जब करंट उसमें से कम हो रहा हो। जब करंट उसमें से कम हो रहा होगा तब किसकी तरह से काम करेगा? वो सोर्स की तरह से काम करेगा, और उस केस में वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेगा। वो कहाँ से ला रहा है वो एनर्जी? ये वही एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में उसमें स्टोर्ड है। हाफ Li स्क्वायर को हम डायरेक्टली एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर के रूप में भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, हाफ Li स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये इंडक्टर से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। देखो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टू चेक द अंडरस्टैंडिंग कि आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ वगैरह का आइडिया है कि नहीं। देखो कैसे है। ये किसी लूप का एक छोटा पार्ट दिखाया गया है। ए बी इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लूप। इसका इंडक्टेंस जो है मान लो वो हमें दिया हुआ है 2 हेनरी के बराबर, या कुछ मान लेते हैं 20 हेनरी के बराबर। रेजिस्टेंस जो है इसका वो कुछ 2 ओम। ये बैटरी जो है ये 15 वोल्ट। करंट ए से बी जा रहा
हमें पता करना है फाइंड VA minus VB if current increases with time at a rate of 0.5 ampere per second and current is 10 ampere. अच्छा ऐसा लिखा है. If current increases with time at a rate of 0.5 ampere at an instant when current is equal to 10 ampere at an instant when current is equal to कितना 10 ampere. हाँ बेटे ये कितना आया 40. देखो तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखते हैं what is L is 20 and what is di by dt it is 0.5 so 20 into 0.5 कर दो कितना आ जाएगा 10 मतलब इंडक्टर के अक्रॉस गए अपन राइट डायरेक्शन में तो 10 वोल्ट का ड्रॉप आ गया फिर उसके बाद इसमें तो 15 वोल्ट का इंक्रीज हो गया और इसमें क्या हो गया फिर से 20 वोल्ट का ड्रॉप आ गया अगर आप ए का पोटेंशियल x मान लो तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा x माइनस 10 इसका कितना हो जाएगा x माइनस 10 प्लस 15 और इसका कितना हो जाएगा x माइनस 10 प्लस 15 माइनस 20 यानी कि अल्टीमेटली x माइनस 15 बचा तो VA माइनस VB की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे 15 वोल्ट
समझा भाई? हाँ सर। हम्म। 40 कैसे आया था तुम्हारा? गलती हो गई थी थोड़ी। भैया वही तो गलती समझ में नहीं आ रही है मेरे को, 40 कैसे आ गया? चलो ठीक है, अगला पार्ट करो इस। पार्ट 2, फाइंड बी ए माइनस बी बी if current decreases at a rate of 0.5 ampere per second at an instant when current is equal to 5 ampere. अच्छा, इसको 0.5 की जगह 0.2 कर दो। -9 volts। हैं? -9 volts। +9 आ रहा है सर। देखो यार, +9 आता है। प्लस भाई, सब लोग ट्राई करो और चैट बॉक्स में सारे आंसर बताओ मेरे को। सबका कितना आ रहा है? 8 ही तो लोग हैं, 7 ही तो, 8वां तो मैं। 7 लोग, सातों का क्या क्या आंसर आ रहा है बताओ। सबको आना चाहिए ऐसे थोड़ी। +9 और ठीक है, तुम्हारा जो आ रहा है वही लिखना भैया, है ना?
1 2 3 4 5 लोगों का आंसर है। देखो भाई, बाकी लोग आंसर नहीं बताना चाहते। यस, ये 20 हेनरी था, ये 2 ओम, ये 15। अब देखो इंडक्टर के अक्रॉस क्या लिखते हैं बेटे, जहां से करंट एंटर करता है वहां लिख लेते हैं प्लस, और जहां बाहर निकलता है वहां लिख लेते हैं माइनस, और लिख देते हैं एल डी आई बाई डी टी हो रहा है। अब इंडक्टेंस तो 20 है, और डी आई बाई डी टी क्या, डी आई बाई डी टी बराबर है -0.2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बच्चों, -0., तो ये कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है? फिर यहाँ पर माइनस प्लस 15, और इसमें तो वही प्लस माइनस, और करंट कितना भेज रहे थे अपन, जब करंट 5 एम्पियर के बराबर, 5 एम्पियर है तो 5 × 2 आई आर के हिसाब से 10 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि अब इंडक्टर में से जब आप राइट साइड में जा रहे हो तो पोटेंशियल, या तो यूं कहें कि -4 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, या आप सिंपली ये कह दो कि 4 वोल्ट इंक्रीज हो रहा है। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x x प्लस प्लस 4। 4, फिर इसका हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 15, x प्लस 4 प्लस 15, और अब क्या हो रहा है, 10 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, तो हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 15 -10, तो बेसिकली क्या आ जाएगा बेटे, x प्लस 9 आ जाएगा। और हमें पता लगाना है VA माइनस VB, तो x माइनस x प्लस 9, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, -9 वोल्ट इसका आंसर। समझ में आई बात बच्चों? हाँ सर। कुछ लोगों का +9 आया था, शायद तुमने बस मैग्नीट्यूड बता दिया है ना, VA माइनस VB पे ध्यान नहीं दिया, बाकी तो और कोई गलती नहीं हुई होगी, आई सपोज। ओके, तो अब देखो, एवरी लूप हैज इंडक्टेंस, है ना। नाउ हाउ टू टेक दिस इंडक्टेंस इनटू अकाउंट इन एनी गिवन सर्किट, और व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस। देखो सिंपल सी बात है कि जैसे ये कोई एक करंट कैरिंग वायर है ना, और ये बैटरी इसमें लगी, ई इसका ईएमएफ है।
अब क्या होगा, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करो, जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करोगे तो क्या होगा, इस सर्किट, ये बैटरी करंट बहाने की कोशिश करेगी। अच्छा, बिफोर एस वॉज क्लोज्ड करंट तो जीरो था, बिफोर एस वॉज क्लोज्ड करंट इन द सर्किट वॉज, और जैसे ही हम एस क्लोज करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चालू करना चाहिए, इस बैटरी करंट फ्लो कराने की कोशिश करे, और इस लूप का रेजिस्टेंस यदि कैपिटल आर है तो हमें तो लगता है कि ई बाई आर करंट फ्लो हो जाएगा इसमें, जो कि सही है, ई बाई आर करंट फ्लो हो भी जाएगा। लेकिन ध्यान दो, इस लूप का कुछ इंडक्टेंस भी तो होगा, सेल्फ इंडक्टेंस इस लूप का कुछ तो होगा। तो फिर उस सेल्फ इंडक्टेंस का क्या रोल आया, उस सेल्फ इंडक्टेंस का ये रोल आया कि वो सेल्फ इंडक्टेंस करंट को ई बाई आर एकदम से नहीं होने देगा, है ना, ई बाई आर एकदम से नहीं होने देगा, उसको थोड़ा सा डिले कर देगा उसको। कैसे, ध्यान दो, अब इस लूप का रेजिस्टेंस भी है, इस लूप का इंडक्टेंस भी है ना, तो जो टोटल ड्रॉप इसमें आएगा ना, उसको अपन क्या लिखेंगे, उसको आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, रेजिस्टेंस में आई आर का ड्रॉप और इंडक्टेंस इंडक्टेंस की वजह से एल डी आई बाई डी टी का। इसका सर्किट इक्विवेलेंट ऐसे बना दिया जाता है, कैसे, जो भी पूरे लूप का इंडक्टेंस है उसको एक साथ शो कर देते हैं, और जो भी पूरे लूप का रेजिस्टेंस है उसको भी एक साथ शो कर देते हैं, और क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो ऐड होता है, तो इसलिए उनको सीरीज में लगा देते हैं, दोनों में करंट भी ऑफ कोर्स सेम ही जा रहा है, और इनके साथ लगा देंगे किसको, इस सेल। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इस पूरे सर्किट का, इस पूरे अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। मान लेते हैं कि किसी टाइम पे आई करंट फ्लो हो रहा है, किसी टाइम पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट इस सर्किट में फ्लो हो, लेट आई बी द करंट एट टाइम। अच्छा देखो, ध्यान दो, ऐसा नहीं होगा कि, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि t इक्वल टू 0 माइनस पे करंट 0 था एंड एट t इक्वल टू 0 प्लस करंट e बाई आर हो गया। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो हम क्या इम्प्लाई कर रहे हैं कि एट t इक्वल टू 0 डी आई बाई डी टी वॉज इनफाइनाइट, एंड इफ डी आई बाई डी टी इज इनफाइनाइट देन, तो ये इंडक्टेंस भी तो इनफाइनाइट ईएमएफ जनरेट कर देगा, इसका मतलब, और इनफाइनाइट ईएमएफ जनरेट कर देगा तो वो करंट को बढ़ने नहीं देगा एकदम से। दिस implies that a sudden increase of current is not possible at all
तो दैट मीन्स ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज ब्लास्फेमी, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल गलत। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन any circuit, current cannot change suddenly by a drastic amount, है ना? अगर टाइम डिफरेंशियल है तो करंट में चेंज भी डिफरेंशियल ही होगा। हाँ, जीरो से कुछ DI हो सकता है, 0.00001 एम्पियर ऐसा हो सकता है, दैट कैन बी अंडरस्टूड। एकदम से E/R नहीं हो जाएगा। Sudden increase of current is not possible due to inductance of the loop. तो अगर कोई हमसे पूछे कि अगर t इक्वल टू 0 माइनस पे करंट 0 था, इसका मतलब t इक्वल टू 0 प्लस पे भी करंट को आप लगभग 0 ही बोल सकते हो। कुछ डिफरेंशियल इंक्रीज आ सकता है, ऑलमोस्ट कितना बोल सकते हैं, वो 0 ही रहेगा। आगे समझ में? इसका मतलब क्या है? एट t इक्वल टू 0 प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 0 रहे, और इस लूप में अगर आप KVL अप्लाई करते हो तो आप क्या बोल सकते हो? E माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, ये सब मिला करके 0 है। इसका मतलब EMF किसके बराबर है ऑफ द सोर्स, किसके बराबर है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। तो अगर t इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 0 था, इसका मतलब क्या है? कंबाइन विद दीज टू अपन क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं कि एट t इक्वल टू 0 प्लस जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर हो जाएगा वो E हो जाएगा। दिस इंप्लाइज LdI/dt will be equal to E. That means DI/dt is equal to E/L. At t equal to 0 plus, rate of increase of current is E/L. At t equal to 0 plus, rate of increase of current जो आएगा वो कितना आएगा भाई? E/L के। इस रेट से करंट बढ़ना चालू होगा। अच्छा, अब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप बढ़ेगा। E is equal to VL plus V। इसको लिख सकते हैं LdI/dt प्लस I। t इक्वल टू 0 प्लस मतलब स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद क्या कंडीशन थी? करंट लगभग 0 था, रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप 0 था, तो पूरा का पूरा ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस आ गया। तो करंट किस इनिशियल रेट से बढ़ना चालू हुआ? E/L की इनिशियल रेट से करंट बढ़ना चालू हुआ। अब जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, as current increases with time,
potential drop across resistor will increase bit, and this implies potential drop across inductor will decrease bit. Potential drop across inductor will decrease with current. इसका मतलब क्या होगा? di by dt, rate of increase of current will also decrease. ऐसा नहीं है कि करंट कांस्टेंट रेट से बढ़ता चला जाता है, ऐसा अपन सोच रहे थे, तो ऐसा क्या होगा? करंट के बढ़ेगा तो सही, बट उसके बढ़ने की रेट कम होती चली जाएगी. करंट विल इंक्रीज. Because di by dt is still positive. But the rate of increase of current will decrease. But rate of increase of current will decrease. ये बात समझ में आती है बच्चों? सर वो रेट ऑफ करंट डिक्रीज कैसे हुआ, वो वाला पार्ट थोड़ा समझ में नहीं. देखो इस इक्वेशन से देखो उसको, है ना? देखो क्या होगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस जो कि आई आर के बराबर है, ये भी बढ़ेगा, राइट? और इन दोनों का सम तो कांस्टेंट है, विच इज ईएमएफ ऑफ सेल. तो अगर ये वाली टर्म बढ़ गई तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर को कम होना पड़ेगा, हाँ सर. इसको कम होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का सम कांस्टेंट रह पाएगा. और ये वाली टर्म कैसे कम होगी? ये वाली टर्म जबकि डी आई बाई डी टी कम, डी आई बाई डी टी ही तो है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट. हाँ सर. है ना बेटे? आई बस समझ में? अब सर इसको मतलब ऐसा फॉर्मूला से जितना देख सकते हैं मैथमेटिकली, लेकिन वैसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर करंट जो हम लोग मतलब जो प्राइमरी करंट है वो बढ़ते जा रहा है, तो फिर वो डी आई बाई डी टी जो उसका रेट है वो पॉजिटिव है, तो वो फिर कम क्यों हो रहा है, वो मेरे को समझा नहीं बस. देखो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, लेकिन मतलब करंट का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है बट करंट का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, ऐसा समझ सकते हो तुम इसको. फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव बट सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव. वाई ऐसा क्यों हो रहा है? देखो फिजिकली इसको कैसे समझ सकते हैं अपन. तुम ये समझो कि मतलब क्या हुआ, वो जो इंडक्टर को तुम क्या मानो, बहुत आलसी आदमी की तरह उसको मानो, ठीक है? इट्स लाइक ए वेरी लेजी पर्सन, ठीक है? उसके जीवन में कुछ भी तुम बदलाव करने की कोशिश करोगे ना, तो उसको मतलब उससे बहुत तकलीफ, ठीक है? वो इट वाज सिटिंग आइडियली इन अ सर्किट और उसमें करंट जीरो था, आपने एकदम से स्विच क्लोज किया, ठीक है? वो कह रहा है अरे भाई ये क्या क्या कर रहे हो तुम, क्यों? मैं आराम से, करंट जीरो है, मैं मस्त हूँ. क्या वो काफी मतलब विरोध करेगा, उसको बहुत ज्यादा अपोज करेगा, ठीक है? हाँ सर. लेकिन
धीरे धीरे ही इज कमिंग टू टर्म्स कि भैया नहीं, देखो क्या है, बैटरी आ गई है सर्किट में, रेजिस्टेंस आर है, बैटरी का ईएमएफ ई है, तो करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे बात को मान रहा है, अच्छा चलो ठीक है, चलो बहने दो करंट को। तो वो उसका जो अपोजिशन वो शो कर रहा था ना, एल डी आई बाई डी टी बेसिकली क्या बता रहा है, जितना वो करंट जितना वो अपोजिशन शो कर रहा है, करंट में इंक्रीज को जो अपोजिशन वो शो कर रहा है, तो अब वो उसका जो अपोजिशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नाउ इट इज कमिंग टू टर्म्स विद द रियलिटी ऑफ लाइफ कि भैया बैटरी है, रजिस्टर है, करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे अपना अपोजिशन भी क्या करता जा रहा है, कम करता जा रहा मतलब जो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस करंट जो है वो कम होता जा रहा है, जो ये जिससे है। वो हाँ, रोक मतलब रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, हाँ, इंड्यूस्ड इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ। करंट तो अपन हमेशा नेट करंट इन द सर्किट की बात करेंगे, है ना। हाँ हाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कम होता जा रहा है, इंडक्टर का इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के साथ कम होता जा रहा है। हाँ सर, समझा। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा, देखो करंट बढ़ते बढ़ते अ टाइम विल कम when current in the circuit will take a value such that potential drop across resistor, ये जो potential drop across resistor है, ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, it will become equal to the EMF of the battery. A time will come when current in the circuit will take a value such that potential drop across resistor किसके बराबर हो गया, EMF के बराबर। At that time पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कितना हो जाएगा, देखो इस इक्वेशन से ये जीरो ही हो गया है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कितना हो गया, जीरो। ये बात समझ में आती है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मींस एल डी आई बाई डी टी अब कितना हो चुका है, जीरो, यानी करंट विल नाउ बिकम कांस्टेंट और स्टेडी। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर अगर ई के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आई आर इज इक्वल टू ई, यानी आई इज इक्वल टू ई बाई आर। ये जो करंट है, इस करंट को क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट करंट। मतलब अब सर्किट में सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ स्टेडी हो गया। स्टेडी मतलब कांस्टेंट हो गया, करंट कांस्टेंट हो गया, है ना। अब इस इंडक्टेंस का कोई रोल नहीं रहा, अभी अपना नॉर्मल सर्किट हो गया। बैटरी, रेजिस्टर,
E EMF की बैटरी, R रजिस्टर, E by R करंट, ऐसा हो गया। बात समझ में आ रही है भाई सब? अब देखो, अच्छा, ट्रांजिएंट करंट क्या होगा, मतलब हम कोई हमसे पूछे करंट एट टाइम t कितना होगा, ठीक है, ट्रांजिएंट करंट। तो उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर, दैट मीन्स E माइनस आई आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, दैट मीन्स डी टी डिवाइडेड बाई एल is equal to di upon E minus IR, and you integrate this from 0 to t, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से I तक, तो LHS में आ जाएगा t बाई एल, RHS में आ जाएगा -1/r ln ऑफ E माइनस आई आर माइनस ln E, तो ये आ जाएगा t बाई एल माइनस आर टी बाई एल इक्वल टू ln ऑफ E माइनस आई आर अपॉन E, या हम लिख सकते हैं E माइनस आई आर अपॉन E इज इक्वल टू E रेज टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, या E माइनस आई आर इक्वल टू E इंटू E रेज टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, और what I can write as I is equal to E by R 1 minus E raised to the power minus RT by L. This can also be written as E by R 1 minus E raised power minus T divided by L by R. अब ये जो E by R है, ये तो क्या हो जाएगा, दिस इज स्टेडी स्टेट करंट, और L by R जो, ये क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट टाइम के जैसी है बेटा, इसकी यूनिट क्या है, टाइम के जैसी है, क्योंकि एक्सपोनेंट जो भी होता है वो हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, राइट। तो ई पर अगर कोई पावर चढ़ी हुई है तो दैट पावर हैज टू बी डायमेंशनलेस, तो न्यूमरेटर में टाइम है तो डिनोमिनेटर में भी टाइम होना चाहिए। एल बाई आर को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है देखते हैं अपन। तो करंट को कुछ इस फॉर्म में लिख देंगे, आई इज इक्वल टू आई स्टडी स्टेट 1 minus e raised to the power minus t by tau, where what is tau? Tau is time. इसको tau से, ये चीज समझ में आती है। देखो हुआ भाई, जो अपन बात कर रहे थे, करंट ई ईएमएफ की बैटरी है, आर सर्किट का रेजिस्टेंस है, तो करंट ई बाई आर तो फ्लो करना ही करना है। अब इसमें इंडक्टर का क्या रोल आया, इंडक्टर का रोल ये आया कि उसने इस प्रक्रिया को स्लो कर दिया, एकदम से ई बाई आर नहीं होने दिया, राइट। किसी जनरल टाइम टी पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो इस इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं। तो हमसे पूछे यार सर्किट स्विच क्लोज करने के 2 माइक्रोसेकंड बाद करंट पता लगाओ, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 2 माइक्रोसेकंड टाइम की, करंट पता चल जाएगा। तो मैं 2 माइक्रोसेकंड बाद करता हूँ, 1 मिलीसेकंड बाद पूछे, 1 मिलीसेकंड बाद पता, तो भी जिस भी टाइम पे पूछा जाए, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। दो तरह
के सर्किट एनालिसिस होते हैं। एक तो स्टडी, स्टडी के समय का, है ना। स्टडी में क्या होगा, स्टडी का मतलब ही है करंट कांस्टेंट, तो स्टार्ट ही आपको वहां से करना है। करंट कांस्टेंट di by dt 0, करंट कांस्टेंट di by dt 0, यहीं से आपको स्टार्ट ही यहीं से करना। और di by dt 0 हो गया, तो फिर उसके हिसाब से आप आगे पता लगाते जाओ, वो सब स्टडीज स्टेट करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है, वी टेक अ स्लाइड ब्रेक, उसके बाद इसको आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग, है ना। दस बजे मिलते हैं बच्चों वापस, ठीक है, अभी 9:50 हो रहे हैं।